चलिए, क्लास 11th हम लोग अभी इससे पहले ये कर रहे थे कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इंफॉर्मेशन सबसे लो, जब आप इंफॉर्मेशन सबसे लोगे तो उसको हम बोलेंगे सेंसस। क्या बोलेंगे? सेंसस। और दूसरा तरीका ये है सबसे इंफॉर्मेशन ना लेके आप कुछ लिमिटेड लोगों से पूछो। जब हम कुछ लिमिटेड लोगों से पूछते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैंपलिंग। ओके, सैंपलिंग के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की सैंपलिंग होती है। सबसे पहली तरह की जो सैंपलिंग है दैट इज कॉल्ड एज रैंडम सैंपलिंग। नो, व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम? नो, रैंडम मतलब ये होता है कि आपने बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, बिना कोई लॉजिक लगाए, ठीक है, आपने कोई आइटम सीधा पिक कर दी। यहां पर जब आपने आइटम पिक करी है ना, आइटम के पिक होने के पीछे कोई बायसनेस नहीं थी। ठीक है, जैसे लेट सपोज, बेटा एक मिनट, कोई बुक देना मेरे को, एनी बुक। चलो मान लो ये वाली बुक है हमारे पास, ये देखिए इधर, मान लीजिए ये वाली बुक है। अब इस बुक में मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसे पेजेस करे, ठीक है, और आप आ जाओ बेटा, इधर आओ, ये वायर का ध्यान रखना, इधर आओ, कोई बच्चा गिर गिर आ जाए। हाँ, इधर देखो बेटा, कोई भी एक पेज पे ना, ठीक है, आप स्टॉप बोल सकते हो। ओके, स्टॉप। स्टॉप। ओके, पेज नंबर 121 पे इसने स्टॉप बोला। अब जब इसने 121 पे स्टॉप बोला तो स्टॉप कभी भी बोल सकता था ना, ठीक है, ये कोई पेज नंबर देख थोड़ी रहा था। क्या सारे के सारे पेजेस के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक बराबर थी? हाँ, है ना, सबके सिलेक्ट होने का चांस एक जैसा था। इसने कोई भी वैल्यू पे एट रैंडम रुक गया ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रैंडम सिलेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन मतलब जहां पे सबके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है, बैठो बेटा, क्लियर है? तो रैंडम हम कहते हैं रैंडम सिलेक्शन मतलब रैंडम सैम्पलिंग, मतलब रैंडम सैम्पलिंग मेथड रेफर्स टू द मेथड in which every item in the universe has the known chance of being chosen। ठीक है, सबके पास अपना खुद का एक नोन चांस है। नोन चांस मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, सबको अपनी प्रोबेबिलिटी पता है। ठीक है, क्या है? सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी। हाँ, ये उस बंदे पे डिपेंड नहीं कर रही जो स्टडी कर रहा है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। क्लियर है? फाइन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कोरोना हुआ था, ठीक है, अब कोरोना जब हुआ था तो कोरोना जब फैला, यानी कोरोना ने जब तुम्हें सिलेक्ट किया तो सोच समझ के सिलेक्ट किया था? सिंपल रैंडम, किसी भी हाउस नंबर के किसी भी बंदे पे गई, चिपड़ गई। ठीक है, फाइन। दैट इज व्हाई दिस सैंपलिंग इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इस पे लगता है। ठीक है ना, देखो समझो, प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है पूरी की पूरी, वहां पर हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पर प्रोबेबिलिटी में आप बायस्ड होते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मैं बड़ा चालाक हूं, मैंने क्या किया, एक पेज ना पीछे फोल्ड किया हुआ था, ठीक है, और मैंने अब इसको शफल किया और सीधा वही पेज खोला जो मैंने फोल्ड किया हुआ था। ठीक है, तो क्या बाकी पेजेस के सिलेक्शन के कोई चांस है? नहीं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है? नहीं, वो प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तभी लगता है जब सब पे सबके सिलेक्शन के इक्वल चांस होते हैं। ओके, फाइन। तो हम कहते हैं कि इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इस पे चलता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कोई बायसनेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है? फाइन। अब इसके अंदर दो तरह के मेथड हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल रैंडम और दूसरे को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम। व्हाट इज सिंपल रैंडम? सिंपल रैंडम में आप क्या करते हो, सारी आइटम जो होगी पॉपुलेशन को, उनको इक्वल चांस दोगे सिलेक्शन का। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं तुम में से किसी को ना आज हमने जान से मार देना है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब खुंदक हमें चाहे किसी भी, मान लो गोपांशु पे खुंदक है, ठीक है, पर मैं गोपांशु की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं किसी को भी, ठीक है, हम लोग मार देंगे आज। ठीक है, तो मैंने आप क्या किया, आप सबके नाम की एक पर्ची निकाली। ओके, एक पर्ची ली और एक बाउल में रख दी, तुमसे ही वो पर्ची उठवाई, तुम्हारा नाम उस पर आ गया, तुम्हें गोली मार दी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सबके मरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी, है ना, सारे के सारे इक्वल प्रोबेबिलिटी से मर सकते थे। क्लियर है? पर मान लो मैं जानबूझ के सारी पर्ची पे जानबूझ के नाम ही लिखता गोपांशु का, तो फिर कौन मरेगा? गोपांशु मरेगा। आर यू गेटिंग इट?
फाइन। सो सिंपल रैंडम में क्या होता है, एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस, सबका चांस बराबर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, यानी हमारी तरफ से इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसके अंदर पहला मेथड इज कॉल्ड एज लॉटरी मेथड, ठीक है। अब लॉटरी निकलती है ना, ठीक है। अब लॉटरी भी क्या होता है, हर एक बंदे को एक यूनिक नंबर दिया होता है, तो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नंबर्ड, उनको कुछ नंबर दे देंगे, ठीक है। एंड अ सेपरेट स्लिप्स ऑफ पेपर ऑफ द आइडेंटिकल शेप एंड साइज, है ना, वो पेजेस स्लिप लेते हैं ना, है ना, वो राजा मंत्री चोर सिपाही खेला होगा तुमने, है ना, वो 16 पर्ची डब्बी खेलते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, पर्ची लेते हैं ना। अब वो पर्ची में कभी ऐसा होता है कि कोई पर्ची बड़ी हो कोई पर्ची छोटी हो, कुछ चालाक लोग जब खेलते हैं ना, हाँ, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के राजा की पर्ची में थोड़ा सा ना उसका हल्का सा कान साइड से मोड़ देंगे, ठीक है। उन्हें जैसी पर्ची फेंकोगे वो फटाफट हाँ हाँ ये वाली उठानी है मेरे को, ठीक है ना। तो कह रहा दीज स्लिप्स आर देन फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ बॉल, ठीक है, कोई पॉट या ड्रम, ठीक है, एंड मिक्स्ड थॉरली, ब्लाइंड फोल्डेड या अनबायस्ड पर्सन, यानी अनबायस्ड मतलब जो किसी की तरफ बायस ना हो, मतलब तुम नहीं हो सकते इसमें, है। तो इज आस्क्ड टू सिलेक्ट अ स्लिप, ठीक है, और वो स्लिप जो निकालेगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। अब जैसे डीडीए अलॉटमेंट करती है हाउसेस की, पता है तुम्हें, अब डीडीए के ना हाउस निकलते हैं, घर निकलते हैं, बड़े सस्ते होते हैं, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, किसको दे किसको ना दे, तो डीडीए क्या करती है, अलॉट ऐसे रैंडमली निकाल देती है। क्लियर है। हमारे पास इसमें गूगल भी हेल्प करता है, आपने कभी देखा है? ओके, चलिए देखते हैं। आप में से किसी एक बच्चे को एक टास्क देते हैं, ठीक है, और टास्क ये है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर अगली क्लास तक लिख के लाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर दे दिए हमने, ठीक है, सबके पास अपना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर है। ऐसे नंबर दे देते हैं हम, ठीक है, और देखते हैं जरा किसकी बारी आएगी। तो इसके लिए आप क्या करो, आप गूगल क्रोम पे जा सकते हो, और गूगल क्रोम पे आप जाके उसको ये बोल सकते हो, सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन 1 to 20, ओके। अब देखते हैं, हाँ तो देख लेते हैं ना कौन आएगा, ओके फाइन। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पर ना अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, फाइन। सिलेक्ट अ नंबर एट रैंडम लिख देते हैं, एट रैंडम, ठीक है। तो ये जैसे नंबर जनरेटर एक है, वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, ये एक रैंडम एक नंबर देगा, तो नंबर 6 कौन था, ओके, ओ सॉरी बेटा, ठीक है, फाइन। तो ऐसे ना नंबर आ जाते हैं, फाइन। आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो, नंबर ले सकते हो, ओके। लेट्स गो इट अगेन, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 3, आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। अब यहां पर क्या किसी नंबर के सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा या कम है, बताओ मेरे को, क्या किसी नंबर के सिलेक्ट होने के चांस ज्यादा या कम है, नहीं, सबके चांस एक जैसे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग। बात समझ में आ रही है। अब वो करप्शन अलग बात है यार, ठीक है, किसी ने रिश्वत खिला दी कुछ कर दिया तो फिर तो बंदे कर, हमने क्या बोला यहाँ पे, अनबायस्ड मैन, इसको नहीं इंक्लूड किया था ना हमने, ठीक है, इसीलिए तो इंक्लूड नहीं किया था, ईमानदार बंदे चाहिए, तभी तो तेरे को भी नहीं इंक्लूड कर रहे हम। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रैंडम नंबर टेबल। ये ना टिपिट की एक टेबल है, मैं तुम्हें टिपिट की टेबल दिखा देता हूँ, कैसी टेबल है, देखो। ये देखो, टिपिट ने एक ये टेबल ली हुई है जिसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग नंबर टेबल, ठीक है। ये टेबल अभी यहाँ पे आप इस टेबल को ना यूज कर सकते हो, ये रही। अब यहां पर अगर आप देखोगे, खोल देते हैं, ये देखिए, ये टेबल है। अब इस टेबल में क्या है, 10,400 उसने नंबर उठाए जिनको रैंडमली अरेंज किया हुआ है। आपको लगेगा ये रैंडमली नंबर अरेंज करना है तो बड़ा आसान काम है, कुछ भी लिख दो नंबर, कुछ भी नहीं। यानी ये ऐसे नंबर हैं जिनमें ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, चाहे डायगनली जाओ चाहे ऐसे जाओ, कहीं से भी कोई पैटर्न नहीं बनेगा,
कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर। कोई कहता है ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है इन 10,400 नंबर्स को कि इनके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है। अब आपने मान लो इतने सारे के सारे नंबर ये लिखे हुए, टिपिट के नंबर लिखे हुए, और आपने कहा भाई आंख बंद कर और इनमें से किसी एक नंबर पे हाथ लगा दे, तो नंबर सिलेक्ट हुआ हमारे पास 53204। ओके क्लियर है, मान लो वो नंबर सिलेक्ट हो गया, ठीक है, तो उस नंबर की लॉटरी लग जाएगी। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है। तो आप अगर खुद रैंडमली छोटे मोटे नंबर हो तो खुद पर्चियां डाल लो। अभी देखो पर्चियां डालना समझो ना, एक लिमिट तक फिजिबल है ना, उससे ज्यादा थोड़ी पर्चियां डाल लोगे, ठीक है। तो मान लो भाई कैंडिडेट हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मान लो 10,404 डिजिट रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर अब 10,400 पर्चियां निकालोगे तुम, ठीक है, इतनी पर्चियां थोड़ी डालोगे, फाइन। तो उनके लिए आप ये टेबल यूज कर सकते हो, टिपेट्स का टेबल, ये इस तरीके से होता है। ओके फाइन, तो कोई भी एक वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हो और देन उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा भी कुछ टेबल्स और हैं, ठीक है, जैसे 1500 लोगों की टेबल दी हुई है फिशर एंड गेट्स ने, ठीक है, फिशर तुम्हारे बड़े काम का है, फाइन। तो ये अलग अलग है, 2 लाख एक नंबर्स की एक टेबल दी है, रैंडम नंबर्स की टेबल दी हुई है, ठीक है, एक रैंड नाम से कॉर्पोरेशन है उसने दिया हुआ, ठीक, बहुत सारे हैं यार ये अलग 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 अलग, ठीक है। अब फायदे क्या है सैंपल रैंडम सैंपलिंग के? सबसे पहला तो जो आपको नाम से पता लग रहा है कि ये बायस नहीं है, किसी की तरफ कोई भेदभाव नहीं है, तो नो पर्सनल बायस। सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। देन एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, ठीक है, आप बिल्कुल एक्यूरेटली आप चेक कर सकते हो भाई, इसमें बहुत एक्यूरेट मेथड है ये अपने आप में। देन इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि रैंडम जा रहा है ना, तो सबके चांस इक्वल है सिलेक्शन के, इसीलिए पॉपुलेशन के ज्यादा क्लोज रिजल्ट्स आते हैं इसके। प्रॉब्लम क्या है, कह रहा बहुत छोटे नंबर अगर हो, मान लो 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल इतना नहीं है, बड़े नंबर्स पे अच्छा काम करेगा, छोटे नंबर्स पे कम काम करेगा। एंड देन सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करना, सबको नंबर देना, ठीक है, सबको नंबर असाइन करना, उनकी पर्चियां बनाना, इन सब में भी टाइम लगेगा एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, वो कह रहे पहले कुछ क्या करो, अपने डेटा को थोड़ा सा कंसाइज करो, डेटा को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन पार्ट्स के अंदर से डेटा निकालो रैंडमली। क्लियर है, फाइन, करना रैंडम ही है, पर अभी पहले क्या करना है, पहले पूरे के पूरे डेटा पे एकदम से रैंडम लगाने की बजाय पूरे के पूरे डेटा को पहले सब डिवाइड कर दो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में, और फिर उन ग्रुप के अंदर हम लोग रैंडम सैंपलिंग लगा के डेटा उठा लेंगे। ओके, अभी इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड है, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, अब ये एक करके समझते हैं। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड मेथड। स्ट्रेटिफाइड में आपको क्या करना है, आपको पूरे के पूरे डेटा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिनको हम बोलेंगे स्ट्रेटा। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटा। एंड देन हर स्ट्रेटा में से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, स्ट्रेटा में से आप जो डेटा होगा वो आप कलेक्ट कर दोगे। ओके, तो कह रहे सपोज यू वांट टू नो, एक सेकंड, कह रहे सपोज यू वांट टू नो हाउ मेनी आवर्स एवरेज 9th क्लास 11th क्लास स्टूडेंट स्टडी एवरी मंथ। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज। क्लियर है, 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो 3-4 कॉमर्स के बच्चों से पूछ लिया, 3-4 साइंस के बच्चों से पूछ लिया, 3-4 ह्यूमैनिटीज के बच्चों से पूछ लिया। समझ में आ रही है बात? ओके, तो वो ये कह रहा है, देखो ये क्यों यूज करा जाता है, आप समझना मेरी बात, मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। इधर देखो, लुक हियर, देखो मैं कह रहा हूं आपके पास, आप कह रहे हो भाई 11th क्लास के बच्चे एवरेज कितने घंटे पढ़ते हैं, आपने ये डेटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर साइंस वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं। अब कंपैरेटिव, हाँ कंपैरेटिवली जो है साइंस वालों का बर्डन ज्यादा है, सब्जेक्ट का लोड ज्यादा है। अब लोड ज्यादा होने की वजह से साइंस वाले ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ेंगे। अब मान लो तुमने 5 बच्चे सिलेक्ट करने दिया, 6 बच्चे सिलेक्ट करने दिए, तुमने जो 6 स्टूडेंट सिलेक्ट किए वो 6 के 6 साइंस के स्ट्रीम के बच्चे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो ज्यादा ही आएगा, एवरेज ज्यादा आएगी। मान लो तुमने ह्यूमैनिटीज के बच्चे उठाए तो एवरेज कम आएगी, है ना, बहुत ही कम आएगी। अच्छा, मैं बायस कर रहा हूं, ठीक है फाइन। तो हम ये कहते हैं भाई अगर 3 कैटेगरी है तो यहाँ पे काम करो ना, डेटा को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। क्लियर है, डिवाइड कर दिया।
अब दो बच्चे आप उठा लो साइंस स्ट्रीम के, दो बच्चे आप उठा लो कॉमर्स स्ट्रीम के, दो बच्चे उठा लो आर्ट स्ट्रीम के, रैंडमली। तो आपने क्या किया, पहले डेटा को डिवाइड कर दिया और उसके बाद उस डेटा में से कलेक्शंस कर ली। तो आपने क्या किया, आपने अब दो वर्ड आपको बिल्कुल क्लियरली आने चाहिए, वन इज हेट्रोजीनियस, अनदर इज होमोजीनियस। यहां पर डेटा कैसा था, हेट्रोजीनियस, क्लियर है। तो आपने क्या किया, आपने इस हेट्रोजीनियस को में से होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए। स्टेप नंबर 1, पहले ग्रुप बनाओ और उसके बाद डेटा निकाला फ्रॉम ईच ग्रुप। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। पहले आपने इनमें से होमोजीनियस ग्रुप बनाए, होमोजीनियस मतलब हर ग्रुप के अंदर के जितने भी मेंबर हैं उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो साइंस वाला जब ग्रुप बनाया उसमें जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे साइंस स्ट्रीम के थे। कॉमर्स वाला जब ग्रुप बनाया उसमें जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे कॉमर्स स्ट्रीम के थे। आर्ट्स वाला जो ग्रुप बनाया उसमें सारे बच्चे आर्ट स्ट्रीम के थे। तो सारे एक जैसे है ना। तो आपने क्या किया, होमोजीनियस ग्रुप बना लिए और उसके बाद इन होमोजीनियस ग्रुप्स में से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। होमोजीनियस ग्रुप को स्ट्रेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस ग्रुप को स्ट्रेटा। समझ में आ रही है बात, स्ट्रेटा वर्ड समझ में आ गया, स्ट्रेटा क्या होता है, ठीक है। तो जब वो कह रहा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यानी होमोजीनियस ग्रुप्स की सैंपलिंग, तो पहले होमोजीनियस ग्रुप उठाओ और उनके अंदर आप सैंपलिंग डेटा कलेक्ट करो, ठीक है, फाइन। दिस पर्पस टू इंश्योर दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटेरोजेनस पॉपुलेशन आर इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल, ठीक है। तो दिस इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर है, फाइन। अच्छा, इसके अंदर भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रोपोर्शनेट, कि भाई साइंस वाले बच्चे ज्यादा है तो उनका ग्रुप में से ज्यादा मेंबर उठाओ, कॉमर्स वाले बच्चे कम है तो उनके ग्रुप से कम मेंबर उठाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। या डिस्प्रोपोर्शनेट, सब में से बराबर उठाओ, चाहे कोई ग्रुप बड़ा है चाहे ग्रुप छोटा है, ठीक है। एंड तीसरा होता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में क्या होता है, आप लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसके बेसिस पे पहले इनको डिवाइड करो ग्रुप्स में और उसके बाद फिर डेटा उठाओ, ठीक है। ये पेपर में नहीं आता, मेनली ये आता है स्ट्रेटिफाइड क्यों करेंगे। स्ट्रेटिफाइड के फायदे क्या है, ज्यादा बढ़िया मेथड है, आपने पूरे डेटा में से उठाने के बजाय ग्रुप्स में से उठाया, ज्यादा प्रिसीजन है इसके अंदर, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आपको कन्वीनियंस मिल जाएगी, आपके लिए ना डेटा कलेक्ट करना समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया आप कवर कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब जैसे स्कूल का तो अपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स करना, ऐसे आप पूरी कंट्री का डेटा इस तरीके से ले सकते हो। स्टेट्स में सब लोग ऑलरेडी डिवाइडेड है ही, ठीक है। जैसे दिल्ली के स्टेट के जितने लोग हैं वो दिल्ली के बंदे हैं, यूपी वाले यूपी के, एमपी वाले एमपी के, तो उनमें से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, क्लियर है, फाइन। इसके नुकसान क्या है, पहली चीज, कितना बड़ा ग्रुप ले। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने साइंस का ग्रुप लिया, अब उसके अंदर भी तो आप दो ग्रुप बना सकते थे, गर्ल्स का और बॉयज का, ठीक है। और उनके अंदर भी दो ग्रुप बना सकते थे, जो अर्बन एरिया से आ रहे हैं, जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, उसके अंदर भी आप दो ग्रुप बना सकते थे, ठीक है। वो लोग जिनकी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, जो लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, क्लियर है। तो कौन सा ग्रुप बनाना है, कैसे ग्रुप बनाना है, ये बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना। बहुत ध्यान रखना है आपको ग्रुप बनाते हुए कि ग्रुप्स में बिल्कुल आइसोलेशन होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो कि दोनों ग्रुप्स में आ रहा हो, ठीक है, फाइन। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं और थोड़ा ग्रुप ग्रुप बनाना करना थोड़ा सा महंगा है, ओके। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग दूसरे नाम से पेपर में आती है और इसको बोला जाता है क्वाजी सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, क्वाजी सैंपलिंग, ठीक है। ये पेपर में बहुत ज्यादा आती है, व्हाट इज क्वाजी सैंपलिंग। देखो क्वाजी में क्या होता है, कह रहा है आप ना पहले अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, जितने भी लोगों से अपने डेटा कलेक्ट करना है उनको कुछ नंबर दे दो और उसके बाद मन से कोई भी एक नंबर बोलो, तू कोई भी नंबर बोले, 10 बोल दिया इसने, तो हर 10th ग्रुप को 10th आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 10 इसने बोल दिया ना, ठीक है, तो अब हर 10वीं आइटम सिलेक्ट कर दी जाएगी, क्लियर है। ये होता है प्रोडक्शन के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मास प्रोडक्शन करो, मान लो आपकी चिप्स की फैक्ट्री है, अब चिप्स के पैकेट बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है, ठीक है, कि सारे सब में मसाला ठीक है कि नहीं है। तो एक तरीका तो क्या है, सारे के सारे चिप्स के पैकेट फाड़ो, खा के खत्म करो, ठीक है, मसाला पता लग जाएगा ठीक है कि नहीं है। या थोड़े थोड़े चाट के वापस डाल दो पैकेट के अंदर, है ना। इससे बेटर क्या है,
कि एक बंदे ने नंबर बोल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने नंबर बोल दिया 1035, तो हर 1035वां पैकेट जो बनेगा ना उसको निकाल के अलग कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको चेक कर दो, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। ओके फाइन। इसके फायदे क्या हैं? सिंपल है, बहुत सिंपल है, मेथड सुनने में लग रहा है, ठीक है ना, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और रिजल्ट्स इसके ठीक होते हैं। डीमेरिट्स, बायस्ड, आप हो सकता है नंबर ही जानबूझ के 1035 ऐसा सिलेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि उसके अंदर फॉल्ट नहीं निकलता, ऐसा हो सकता है। पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल, जब आपके पास पूरी लिस्ट हो, आपको पता हो कि 1035 तक नंबर आएगा, तभी कर सकते हो। नेक्स्ट, इट इज अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन में उनको नंबर देना, लिस्टें बनाना बड़ा टीडियस काम है, वहां पे ये नहीं चलेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड इज कॉल्ड एज क्लस्टर मेथड। क्लस्टर समझ में आता है? क्लस्टर है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो भाई पॉपुलेशन क्लस्टर्स, जोन्स, ठीक है, अब जैसे जोन डिवाइड होते हैं उन्हीं को हम क्लस्टर बोलते हैं, कहते हैं जो इतनी पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड करते हैं सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिविजन, इनको हम क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, हर क्लस्टर में से सारी की सारी आइटम सिलेक्ट करोगे। अब देखो फर्क क्या है दोनों में, ये जो हमने पहले मेथड पढ़ा था और ये वाले मेथड में, दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो। आपने क्या किया था, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के होमोजीनियस ग्रुप बनाए थे। अब आपको क्या करना है, इसकी बजाय क्लास 11th के कुछ ऐसे 3 ग्रुप बनाने हैं जिसके अंदर साइंस के भी बच्चे हो, कॉमर्स के भी हो, आर्ट्स के भी हो। अब ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? ये क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? फाइन, क्लियर है। हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि सारे के सारे डेटा है अलग अलग। यहां पे क्या था, सारे के सारे साइंस के थे, सारे के सारे कॉमर्स के थे, सारे के सारे आर्ट्स के थे, यहां पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों है। अब इसमें से रैंडम सिलेक्शन नहीं करोगे, आप कोई भी एक क्लस्टर सिलेक्ट कर लोगे, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्लस्टर नंबर 3 सिलेक्ट हुआ, तो जी 3 सिलेक्ट हुआ, तो उसके अंदर के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। आर यू गेटिंग इट? फाइन। वहां पर क्या हो रहा था, पहले होमोजीनियस ग्रुप बनाया था, फिर उसके अंदर से आप सिलेक्शन कर रहे थे। यहां पर क्या है, हमने हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाया और फिर उसके बाद पूरे के पूरे ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लिया, कोई एक ग्रुप। तो जब आपने वो ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, तो क्योंकि वो हेट्रोजीनियस है, तो उसके अंदर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स सारे के सारे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? फाइन। तो यही वो कह रहा था। एक सेकंड, देखो इधर क्या कह रहा है, कह रहा है क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, कह रहा है पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू रिकॉग्नाइजेबल सब डिविजंस, ठीक है, देन आउट ऑफ ऑल क्लस्टर्स अ गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर चूजन एंड एट रैंडम। आपने कोई क्लस्टर चूज कर लिया, जैसे क्लस्टर नंबर 3 हमने चूज किया था, एंड ऑल द आइटम्स ऑफ द चूजन क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन दी सर्वे। क्लियर है? फिर उस क्लस्टर के अंदर कोई भी वो नहीं होगा भेदभाव, किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना, उस क्लस्टर की तो सारी की सारी आइटमों को सिलेक्ट करना है। क्लियर है? क्लस्टर और उसमें समझ में आ गया ना, स्ट्रेटिफाइड में फर्क, ये आता है पेपर में। तो इसके फायदे क्या है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, जब लिस्ट विस्ट ना बन पाए, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है, अदर मेथड से कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट भी है, ठीक है, और इसमें कम रिसोर्सेज चाहिए। डीमेरिट क्या है, कह रहे पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड करना, क्लस्टर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। क्लस्टर बनाते हुए आप बायस हो सकते हो, ठीक है, आपने क्लस्टर ऐसा ले लिया जो आपके मतलब का रिजल्ट दे दे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं भाई तुम्हें लोगों से पूछना है कि लेट्स सपोज क्या मोबाइल फोन यूज करने से बच्चों के रिजल्ट्स खराब होते हैं, मान लो मैं ऐसा डेटा, हाँ तुम तो बकवास ही करोगे, हाँ ठीक है, ऐसा होता है, तो मैंने सर्वे करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, और पूरे वर्ल्ड में से सबसे पहले मैं कोई कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करूंगा, एक कॉन्टिनेंट सिलेक्ट कर दिया मैंने, एशिया। फिर एशिया के अंदर से कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट करूंगा, मान लो मैंने कर ली इंडिया। इंडिया के अंदर से भी बड़ी सारी स्टेट्स हैं, कोई एक स्टेट सिलेक्ट करूंगा, तो स्टेट मैंने सिलेक्ट कर ली दिल्ली। दिल्ली के अंदर भी बड़े सारे जोन है, एक जोन सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट कर लिया
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में भी बड़े सारे अलग अलग एरियाज हैं, कोई एक सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया रोहिणी। रोहिणी में भी बहुत सारे सेक्टर हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा, तो सेक्टर 24, सेक्टर 24 के अंदर भी बड़े सारे पॉकेट हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा, पॉकेट 16, उसके अंदर भी बड़े सारे हाउस नंबर हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, वो कर लिया 145, ठीक है, उसके अंदर भी बड़े सारे फ्लोर हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा, वो कौन सा है, फ्लोर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट फ्लोर में भी बहुत सारे कमरे हैं, कोई एक कमरा सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, रूम नंबर 6, उसमें भी बहुत सारी रो है, ठीक है, कोई एक रो सिलेक्ट कर लूंगा, वो कर ली रो नंबर 6, रो नंबर 6 में भी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, वो होगा स्टूडेंट नंबर 1। आर यू गेटिंग इट? क्लियर? तो सिलेक्शन हो गया ना। अब आपने क्या किया, इतने बड़े में से पहले एक रैंडम सिलेक्शन किया कॉन्टिनेंट का, उसके अंदर एक रैंडम सिलेक्ट करा आपने कंट्री का, फिर एक रैंडम करा स्टेट का, फिर एक रैंडम सिलेक्ट किया जोन को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज, जहां पर आप मल्टीपल स्टेजेस में सैंपलिंग करोगे, 2 3 4 स्टेज तक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो पहली स्टेज पे आप क्लस्टर बनाओगे, सेकंड स्टेज पे उसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करोगे, सब डिवाइड करोगे क्लस्टर को, फिर उसके अंदर से और सब डिविजन आएंगी, ठीक है, तो ऐसे करते करते आप डेटा को कलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्लियर है? फाइन। कह रहे रिसर्चर इसको अप्लाई कर सकते हैं जहां पे बहुत सारे क्लस्टर्स हों, ये सस्ता पड़ता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसकी, कह रहा है पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है और इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के अंदर 4 मेथड थे, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड समझ में आ गया है? क्या किया हमने, होमोजीनियस ग्रुप बनाए, क्लियर है, और उनमें से सब में से आइटम सिलेक्ट करी। सिस्टमैटिक, कोई भी एक नंबर मुंह से बोल दिया और हर nth आइटम सिलेक्ट कर ली। क्लस्टर, ठीक है, हमने क्या किया, जोन्स बना दिया, हेट्रोजीनियस जोन्स बना दिया और एक जोन पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है, अलग अलग लेयर्स में सैंपलिंग होती गई। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का? ये है टॉपिक विच इज सिंपल रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैंपलिंग। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझ में आ गया।